हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस की अपने लास्ट वीडियो में हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था। हम अपने आज के वीडियो में मंगोल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसके संस्थापक थे चंगेज़ खां। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जब दिल्ली सल्तनत चल रही थी उसी समय मंगोल साम्राज्य भी अपना चरम सीमा पर था। इसलिए हम लोग मंगोल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम पीरियड सेम है, इसलिए मंगोल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ ही साथ हम विजयनगर जो साम्राज्य है उसके बारे में पढ़ेंगे, और जो बहमनी साम्राज्य है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तीनों का टाइम पीरियड सेम ही है लगभग, इसलिए इनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम फिर विशेषताएं देखेंगे, इस टाइम पीरियड की क्या विशेषताएं वगैरह रहती हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चंगेज़ खां के नेतृत्व में 13वीं-14वीं शताब्दी में मंगोल साम्राज्य की स्थापना हुई। यह एक खानाबदोश साम्राज्य था, इसमें घुमंतु जनजातियां शामिल थीं। ठीक है, तो मंगोल साम्राज्य की स्थापना की थी चंगेज़ खां ने। कब की थी? तो 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में की थी। और यह एक खानाबदोश साम्राज्य था, मतलब जो खाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान भटकते रहते हैं, तो उनका ये साम्राज्य था जिसमें कई घुमंतु जनजातियां शामिल थीं। ठीक है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान घूमती रहती थी खाने की तलाश में। मंगोल के आक्रमण से भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा की रक्षा का प्रश्न सदैव दिल्ली सल्तनत में विद्यमान रहा। मतलब जो आज के समय का जो राजस्थान और पंजाब का एरिया है, उस तरफ से ही ज़्यादातर हमले करते थे। इसलिए उस दिल्ली सल्तनत में जो भी राज कर रहा होता था तो वो डरता रहता था कि कब ये आक्रमण कर देंगे और कब ये दिल्ली सल्तनत इनके हवाले हो जाएगी। ठीक है, ये कब्जा कर लेंगे उसके ऊपर। तो ये डर हमेशा बना रहता था। इल्तुतमिश के समय मंगोल सरदार चंगेज़ खां का आक्रमण हुआ था, जिसे इल्तुतमिश ने भारत को चंगेज़ खां के आक्रमण से बचा लिया था। मतलब हुआ क्या, जब इल्तुतमिश का जो राज्य चल रहा था, ठीक है, जब वो यहाँ पर सुल्तान था, तो उस समय क्या हुआ था, तब चंगेज़ खां ने आक्रमण किया था, लेकिन इसने कैसे भी करके चंगेज़ खां से भारत को बचा लिया था। ठीक है, जीतने नहीं दिया चंगेज़ खां को। इसी प्रकार खिलजी वंश के शासकों में भी मंगोल के आक्रमण का सामना करना पड़ा। अलाउद्दीन के शासनकाल में मंगोलों ने दिल्ली को जीतने में कई बार प्रयास किए, पर वो असफल रहा। ठीक है, तो अलाउद्दीन के समय में भी कई बार मंगोलों ने आक्रमण किया भारत पर, लेकिन वो जीत नहीं पाया। ठीक है, जीतने नहीं दिया उसने। फिर क्या है कि इसके बाद तुगलक वंश आया, उसमें भी मंगोलों के कई बार आक्रमण हुए। हमने पढ़ा भी था कि गयासुद्दीन तुगलक ने 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया था। और तुगलक वंश के बाद आया आपका सैयद वंश और लोदी वंश। जब सैयद वंश और लोदी वंश आया तो इनके शासनकाल में सुल्तानों व अमीरों में संघर्ष होने लगे, और 1526 ईस्वी में काबुल के मुगल शासक बाबर ने आक्रमण किया। ठीक है, तो 1526 में जो काबुल का शासक था बाबर, उसने भारत पर आक्रमण किया और इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया, और उसने दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया। ठीक है, तो हुआ क्या, जब तुगलक वंश था तब तक तो मंगोल आक्रमण कर ही रहे थे। उसका जब सैयद और लोदी वंश आए, उस समय क्या हुआ, जो सुल्तान थे, ठीक है, जो राजा थे और जो अमीर थे काफ़ी, उनके बीच में संघर्ष शुरू हो गया। और 1526 में क्या हुआ, किसी ने बाबर को आमंत्रित, तो 1526 में काबुल के मुगल शासक बाबर ने आक्रमण किया और इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया। उसने दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का अंत किया, उसका फिर मुगल साम्राज्य की उसने स्थापना की थी। तो ये था मंगोल साम्राज्य। अब मंगोल आक्रमण के परिणाम क्या थे, कि मंगोल जब आक्रमण करते थे उसके क्या परिणाम होते थे, ठीक है, क्या रिजल्ट निकलता था, वो देख लेते हैं। तो पहला है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाई, क्योंकि जो दिल्ली के सुल्तान थे उन्हें पता था, पहले तो इन्हें लगता था कि कोई आक्रमण होता नहीं है, ठीक है, जो होगा उसे हम देख लेंगे, लेकिन जब मंगोल आक्रमण करते थे वो काफ़ी शक्तिशाली थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपनी सैन्य शक्ति में बढ़ावा दिया। ठीक है, उसे अच्छे से बढ़ाया और नई नई चीज़ों का यूज़ किया, नए नए हथियारों का निर्माण किया। दूसरा था कि जन धन की हानि। ठीक है, जब आक्रमण होता है, आपको पता है कि जब भी युद्ध होता है तो काफ़ी जन धन की हानि होती है। तीसरा है प्रजा में भय का प्रसार। ठीक है, जो प्रजा होती है उसे डर रहता है कि कब उनके घर वालों को लड़ने के लिए जाना पड़ेगा और वो जिंदा आएंगे कि नहीं आएंगे, तो प्रजा में जो डर होता है वो फैल जाता है। और लास्ट है कि सल्तनत पर कुष्प्रभाव। ठीक है, जो सल्तनत होती है उस पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, जनधन की हानि होती है, तो सल्तनत भी इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। फिर क्या होता है कि कोई छोटा मोटा राजा भी उसे जीत जाता है। तो कई चीज़ें होती हैं जब कोई आक्रमण होता है। तो मंगोल आक्रमण के ये परिणाम थे, इसे याद कर लेना। अब देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत के विघटन के कारण, कि दिल्ली सल्तनत क्यों ख़त्म हुई। मतलब आपने देखा कि लास्ट में इब्राहिम लोदी था जिसे बाबर ने हरा दिया, तो उसका क्या रीज़न था, क्यों दिल्ली सल्तनत इतनी कमज़ोर होती गई और लास्ट में उसका अंत हो गया। तो पहला था निरंकुश शासन। ठीक है, जो भी शासन कर रहा था वो निरंकुश था। ठीक है, वो क्या करता था, या तो धर्म के हिसाब से शासन करता था, इसलिए जो हिंदू होते थे वो उनसे हमेशा गुस्से में रहते थे। ठीक है, उनके मंदिर तोड़ दिए जाते थे और उन पर पाबंदियाँ लगा दी जाती थी, जजिया कर लगा दिया जाता था, तो उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता था हिंदुओं से। ठीक है, तो निरंकुश शासन कह सकते हैं। दूसरा है दरबार की कमजोरी। जो शासन करने वाले होते थे वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते थे। ठीक है, तो वो भी एक कमजोरी थी उनकी। सैन्य संगठन की कमजोरी, इनकी जो सेना वगैरह थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, जबकि बाहर से जो आक्रमण कर रहे थे, जो बाबर आया था वो तोप वोप का भी यूज़ करता था, जिसके कारण वो जीत रहा था। तो सैन्य संगठन की भी इनके पास कमजोरी थी। फिर था साम्राज्य की विशालता। इनके पास साम्राज्य इतना बड़ा था कि अकेले संभाल नहीं पा रहे थे। ठीक है, काफ़ी इन्होंने जीत जीत कर क्या किया, काफ़ी बड़ा साम्राज्य कर लिया, और जब आपके पास ज़्यादा बड़ा साम्राज्य होता है तो आप उस पर सही से अधिकार नहीं कर पाते हैं। फिर है तैमूर का आक्रमण। तैमूर ने भी इसी समय में आक्रमण किया।
आपने देखा चंगेज़ खान ने भी आक्रमण किया, तो भी ये काफ़ी कमज़ोर होगी दिल्ली सल्तनत, तो ये भी एक विघटन का कारण था। और उत्तराधिकार के नियम का अभाव, ठीक है, कि कौन राजगद्दी पर बैठेगा, इस नियम का भी अभाव था। तो क्या होता था कि कभी उसका बेटा लड़ रहा है, ठीक है, आपसी में जो 3 बेटे हैं 4 बेटे वो आपस में राजगद्दी के लिए लड़ रहे हैं, एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये चीज़ें थी जिसके कारण जो दिल्ली सल्तनत थी उसका विघटन हो गया, ठीक है। तो ये कारण है, आप इन्हें याद कर लेना। अब हम आगे देख लेते हैं। अब हमारा जो साम्राज्य है वो है विजयनगर साम्राज्य, और इसका जो टाइम पीरियड है वो 1336 ईस्वी है। जब मैंने बताया था आपको कि मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहा था, उसी समय इस साम्राज्य की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। विजयनगर साम्राज्य मध्यकालीन भारत का प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि ज़्यादातर जो साम्राज्य थे वो मुस्लिम साम्राज्य थे, लेकिन ये पहला था जो मध्यकालीन भारत का पहला हिंदू साम्राज्य माना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का द्वारा की गई। दोनों भाई थे हरिहर और बुक्का, इन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य को विश्व का सबसे भव्य साम्राज्य बताया, ठीक है। तो एक विदेशी यात्री थे अब्दुल रज्जाक, इन्होंने क्या कहा कि विजयनगर साम्राज्य को इन्होंने विश्व का सबसे भव्य साम्राज्य बताया था। हरिहर एवं बुक्का काकतीय शासक रुद्रदेव के सेवक थे, ठीक है। जो हरिहर बुक्का थे ये कौन थे? ये सेवक थे किसके? तो काकतीय एक वंश था, काकतीय वंश, उसके एक शासक थे प्रताप राय रुद्रदेव, इनके ये सेवक थे। आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें बंदी बनाकर दिल्ली बुलाकर इनका धर्म परिवर्तन कर खतरा लगा, तो उसने क्या किया, इन दोनों को क्या किया, बंदी बनवा लिया और दिल्ली बुला लिया, और वहाँ पर इनका धर्म परिवर्तन कर दिया, मतलब हिंदू से ना मुस्लिम बना दिया। कुछ समय पश्चात ये संत विदारण्य के संपर्क में आए और पुनः अपने धर्म में वापसी की तथा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो हरिहर बुक्का थे ये एक संत के संपर्क में आए जिनका नाम था बुधारण्य, ठीक है, बुधारण्य इनका नाम था। इनके संपर्क में आए और पुनः इन्होंने अपने धर्म में वापसी की, मतलब पुनः ये हिंदू बन गए और विजयनगर साम्राज्य की इन्होंने स्थापना की। इन्होंने इसका नाम अपने वंश के नाम पर संगम वंश, हरिहर बुक्का ने कौन से वंश की स्थापना की? तो संगम वंश की स्थापना की, ठीक है। कौन सा साम्राज्य था? तो विजयनगर साम्राज्य था, ठीक है। तो इन्होंने इसका नाम अपने वंश के नाम पर संगम वंश रखा। संगम वंश का प्रथम शासक हरिहर प्रथम था। इसने अपनी राजधानी हम्पी बनाई। 1356 ईस्वी में हरिहर प्रथम की मृत्यु के बाद इसका भाई बुक्का प्रथम शासक बना, ठीक है। तो क्या था कि सबसे पहले संगम वंश का शासक कौन था? तो संगम वंश का प्रथम शासक था हरिहर प्रथम। इसने अपनी राजधानी किसे बनाया? तो हम्पी को बनाया 1356 में, यानी कि 20 साल बाद हरिहर प्रथम की मृत्यु के बाद इसका भाई बुक्का प्रथम शासक बना। बुक्का प्रथम बहुत ही योग्य शासक था तथा वेदों में निपुण था, ठीक है। जो बुक्का प्रथम था वो काफ़ी योग्य शासक था और इसे वेदों में ये निपुण था। तो ये जो हरिहर प्रथम था ये संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक था, संगम वंश का, ठीक है, जिसने सिंचाई व्यवस्था के लिए तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया और कई नहरें निकलवाई थी। इटली का प्रसिद्ध यात्री निकोलो कोंडी देवराय प्रथम के समय में ही भारत आया था। ये भी चीज़ याद रखना, एक नंबर में कुछ बड़े एग्जाम्स में पूछी जा सकती है कि इटली का प्रसिद्ध यात्री निकोलो कोंडी किस शासक के समय में भारत आया था? तो देवराय प्रथम, जो कि विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड हैं, ठीक है, इनके समय में भारत आया था। संगम वंश का अंतिम शासक की अगर बात की जाए तो विरूपाक्ष थे, ठीक है। तो संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विरूपाक्ष संगम वंश के अंतिम शासक थे। तो इतना संगम वंश के बारे में है। अब हम बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य की। देखिए विजयनगर साम्राज्य बहुत बड़ा है, जिसमें एक छोटा सा पार्ट है संगम वंश, ठीक है। इसमें मोस्टली जो इंपॉर्टेंट 4 वंश हुए हैं विजयनगर साम्राज्य में, जिसमें पहला वंश था आपका संगम वंश, जो सबसे पहले आया, जो 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। इसके बाद आया आपका सुलुभ वंश। सुलुभ वंश की स्थापना हुई थी 1485 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद आया आपका तुलुक वंश, जिसकी स्थापना हुई 1505 ईस्वी में, और लास्ट में है आपका आर्बिडो वंश। आर्बिडो वंश की स्थापना हुई थी 1570 ईस्वी में, ठीक है। अब विजयनगर साम्राज्य की अगर बात करें तो टोटल 4 वंश इसमें आए थे। पहले संगम वंश आया, फिर सुलुभ वंश आया, फिर तुलुक वंश आया और लास्ट में आर्बिडो वंश आया, ठीक है। तो संगम वंश के बारे में हमने पढ़ लिया, थोड़ा सा सुलुभ वंश के बारे में भी देख लेते हैं। तो 1485 ईस्वी में नरसिंह सुलुभ ने स्थापना की। इस वंश का ये योग्य व वीर शासक था। नरसिंह सुलुभ की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इमादी नरसिंह शासक बना, ठीक है। तो सुलुभ वंश के बारे में इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है जो आप पढ़ें, बस टाइम पीरियड याद रखना कि 1485 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। इसके बाद आया आपका तुलुक वंश, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वीर नरसिंह ने इमादी नरसिंह की हत्या कर तुलुक वंश की स्थापना की, ठीक है। तो इमादी नरसिंह जो उसका बेटा था उसकी इसने हत्या कर दी थी वीर नरसिंह ने, और उसके बाद तुलुक वंश की इसने स्थापना की। इसका छोटा भाई कृष्णदेव राय संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक था। देखिए अगर संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य की बात की जाए तो सबसे जो शक्तिशाली शासक था वो था कृष्णदेव राय, जो किस वंश से रिलेटेड था? तो तुलुक वंश से रिलेटेड था। अगर खाली संगम वंश की बात की तो देवराय प्रथम था, ठीक है। लेकिन तुलुक वंश की अगर हम बात करें तो सबसे प्रसिद्ध जो शासक था और जो सबसे शक्तिशाली था संपूर्ण विजयनगर की बात करें, इसमें आपका
आरबीडो वंश भी आ जाएगा, सुलभ वंश, तुलुप वंश भी आ जाएगा, ठीक है, संगम वंश भी आ जाएगा। तो सबको मिलाकर सबसे शक्तिशाली शासक था आपका कृष्णदेव राय, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक था। पुर्तगाली यात्री डोमिगो पायस कृष्णदेव राय के समय में ही भारत आया था। कृष्णदेव राय तेलुगु व संस्कृत का विद्वान था। इसने अमुक्त माल्यद व जामवती कल्याणम जैसे ग्रंथों को लिखा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों बुकें काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रख लेना कि अमुक्त माल्यद और जामवती कल्याणम जैसी पुस्तकें किसने लिखी हैं, तो कृष्णदेव राय ने ही लिखी हैं, ठीक है। एक आपकी क्या नाम है, तेलुगु में और एक संस्कृत में है, इस चीज़ को भी याद रखना। साहित्य प्रेमी होने के कारण इसे आंध्र भोज के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ भी याद रखना कि आंध्र भोज और अभिनव भोज की उपाधि किससे दी गई है, तो कृष्णदेव राय को ही दी गई है। ये चीज़ याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आंध्र भोज और अभिनव भोज की उपाधि किस शासक को दी गई है, तो कृष्णदेव राय को दी गई है। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। इसके दरबार में 8 दिग्गज रहते थे जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता है। इसने विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा मंदिर का निर्माण कराया, ठीक है। इसने 2 मंदिरों का निर्माण कराया था, वो थे कौन, विट्ठल स्वामी मंदिर और हजारा मंदिर। और इसके दरबार में 8 विद्वान रहते थे जिन्हें अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जो तुलुप वंश है इसके बारे में जरूर पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन आ सकता है, कृष्णदेव राय से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि कृष्णदेव राय कौन थे। तो वीर नरसिंह ने क्या किया था, इमादी नरसिंह की हत्या कर दी थी और तुलुप वंश की स्थापना की। और जो वीर नरसिंह था इसी का छोटा भाई था कृष्णदेव राय, और इसने क्या किया, ये जो पूरा विजयनगर साम्राज्य था जिसमें आपके संगम वंश, तुलुप वंश, सुलभ वंश और आरबीडो वंश आते हैं, इन सब में मिलाकर जितने भी शासक हुए उन सब में सबसे शक्तिशाली शासक था कृष्णदेव राय, ठीक है। और इसी के समय में डोमिगो पायस जो कि पुर्तगाली यात्री थे वो आया था, और इसने 2 पुस्तकें भी लिखी, अमुक्त माल्यद और जामवती कल्याणम, ठीक है। एक संस्कृत में है, एक तेलुगु में है। और इसे किसकी उपाधि दी गई, तो आंध्र भोज और अभिनव भोज की उपाधि से दी गई थी। और इसके दरबार में 8 दिग्गज थे जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता है। और इसने विट्ठल स्वामी मंदिर और हजारा मंदिर का निर्माण कराया था, ये चीज़ याद रखना। अब इंपॉर्टेंट है, 2017 में ये पूछा गया है कि 1565 ईस्वी में एक भीषण युद्ध हुआ। यह युद्ध विजयनगर साम्राज्य व दक्कन के सल्तनतों के बीच में हुआ। इसमें विजयनगर को हार का सामना करना पड़ा। इसे तालीकोटा का युद्ध या राक्षसी तंगड़ी का युद्ध कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। इसे कई नाम से जाना जाता है, तालीकोटा का युद्ध भी कहा जाता है, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है, हनी बट्टी का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। इसमें क्या था, ये किसके बीच में हुआ था, तो 1565 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। विजयनगर साम्राज्य जो था आपका उसके बीच में हुआ था। और जितनी भी दक्षिण की जो सल्तनतें थी, ठीक है, मुस्लिम सल्तनतें कह सकते हैं, वो तो उनके बीच में हुआ था। कम से कम 4 जो थे सल्तनत उनके बीच में और अकेले विजयनगर के बीच में ये युद्ध हुआ था, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो तालीकोटा का युद्ध, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, हनी बट्टी का युद्ध, इन नामों से जाना जाता है। ये 1565 में हुआ था, इस चीज़ को याद रखना। आरबीडो वंश की अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक थे आपके तिरुमल, और ये विजयनगर का अंतिम विजयनगर जो साम्राज्य था उसका अंतिम वंश था आरबीडो वंश, ठीक है। इसके बारे में भी कुछ ज़्यादा खास नहीं पढ़ना है, बस आप तुलुप वंश के बारे में अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बहमनी साम्राज्य के बारे में, ठीक है। तो बहमनी साम्राज्य वही है जिसके जो शासक संस्थापक थे वो मुस्लिम थे, ठीक है। ये भी दक्षिण का साम्राज्य था और इन्हीं सबसे मिलकर युद्ध हुआ था विजयनगर साम्राज्य का, इसे राष्ट्रीय तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना भी 14वीं शताब्दी में हुई थी, जब मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड चल रहा था, वो शासक था दिल्ली सल्तनत का। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कई जगह विद्रोह शुरू हुए। इसी क्रम में दक्षिण भारत के अमीरों ने विद्रोह शुरू किया और अपना सरदार हसन गंगू को चुना और बहमनी साम्राज्य को स्थापित किया, ठीक है। तो जो हसन गंगू था ये इसी ने स्थापना की थी बहमनी साम्राज्य की। हुआ क्या कि जब मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहा था तो आपको पता कि इसे पागल शासक के नाम से जानते हैं। इसकी नीतियां बहुत विफल रहीं, इससे लोग इससे हमेशा गुस्से में रहते थे। तो यही हुआ कि दक्षिण भारत में क्या हुआ, जो अमीर थे उन्होंने विद्रोह शुरू कर दिया और अपना सरदार चुन लिया हसन गंगू को, और इसी ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। बहमनी साम्राज्य का जो संस्थापक था वो था जफ़र खां, जिसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। इसे उपाधि मिली थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की। इसने अपनी राजधानी बनाई थी गुलबर्गा को, और इसकी स्थापना इसने कब की, बहमनी साम्राज्य की, तो 1347 ईस्वी में की। तो इस वीडियो में हमने मंगोल साम्राज्य के बारे में पढ़ा, विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ा और बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ा। तो ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।